हाँ चलो देखो बेटा इधर देखो, हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात की थी। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में टोटल 4 मेथड्स थे टू प्रिपेयर द फिनॉल। पहली थी क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में 2 प्रोसेस है बेटा, एक है डाउस प्रोसेस और एक है रैशिंग प्रोसेस। फ्रॉम देखा, दूसरी देखा था हमने फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन के बाद में फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड लास्ट वन देखा था फ्रॉम एनिलीन, दैट इज बाय एक्शन ऑफ HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl, दैट इज नाइट्रस एसिड। तो आपको मिलेगा वहां पे डायazonium at the diazonium और that process is carried out at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और डायazonium जो सॉल्ट मिला है आपको, उसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा बेटा फिनॉल। और मैंने बताया था कि डायazonium जो कंपाउंड है बेटा, डायazonium जो सॉल्ट है, उससे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि CuCl प्लस HCl डाल दोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuCN प्लस HCl डाल दोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, सैंड में रिएक्शन बोला था हमने। या अगर BF3 डाल दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बाल सीमन रिएक्शन बोला है उसे। नेक्स्ट अगर Ki डालोगे आप तो दैट इज आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बहुत सारी रिएक्शन देखी थी हमने उसके अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे और एक दो रिएक्शन बता देता हूं आपको मैं कि जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनॉल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि हमने अल्कोहल बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमने ऑक्सीडेशन किया था बेटा, O2 की एक्शंस की थी हमने, की थी O2 की एक्शंस, तो हमें हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बना था। सिमिलरली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना सकते हैं? फिनॉल भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो एक एक करके बात करेंगे। देखो 4 मेथड जो है बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 5वीं और 6ठी मेथड बता रहा हूँ आपको कि हमने फिनॉल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है वो है दैट इज फ्रॉम, इधर देखिए बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को क्या कहते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, पहले तो देख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं। ये देखिए हमारे पास में कोई, यहाँ पे हमारे पास में एरोमेटिक हलाइड है। ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा? दैट इज एरोमेटिक हलाइड। ये क्या हो गया? एरोमेटिक हलाइड। इस एरोमेटिक हलाइड पे आप सबसे पहले क्या डालोगे बेटा? मैग्नीशियम डालोगे। किसकी प्रेजेंस में डालोगे बोलो? इथर की प्रेजेंस में, ड्राई इथर, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जाके इस कार्बन और एक्स के बीच में जाके बैठ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो मिलेगा आपको यहाँ पे बोलो ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? Mg बॉन्ड X। ये मिल गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या मिल गया आपके यहाँ पे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आपको किसकी एक्शंस करनी है बेटा? O2 की एक्शंस करनी है। किसकी? O2 की। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? Mg के पास में। मतलब ये कार्बन और Mg के बीच में जाके कौन बैठ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन बैठ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? बोलो ना। अरे मिलेगा यहाँ से बेंजीन रिंग, यहाँ पे O और यहाँ पे Mg और ये X। अब आगे तो आपको पता है क्या करना है करके, H2O डालना है एसिडिक मीडियम में। जैसे ही H2O डालोगे एसिडिक मीडियम में तो H यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। आपको मिलेगा बेटा बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या हो जाएगा? दैट इज OH, और प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको Mg, और ये X, और ये क्या मिलेगा बेटा? इस तरीके से OH मिलेगा। तो देखो बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे आप इसे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? फिनॉल। इस तरीके से देख लो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना सकते हो? फिनॉल। आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, उससे आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो? फिनॉल बना सकते हो। जैसे जैसे और भी देख लीजिए, और भी एग्जांपल बता सकता हूं आपको। यहां पे हमने क्या किया, इधर देखिए आप, हमने क्या किया, एक ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया बेटा, एक कोई हमने यहाँ पे हैलो कंपाउंड ले लिया। ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, और चलो यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे जोड़ दिया Cl। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? Cl। अब जैसे ही मैं इस कंपाउंड के ऊपर बेटा क्या डालूंगा बोलो? मैग्नीशियम डालूंगा। किसके प्रेजेंस में? इथर के प्रेजेंस में। बाद में क्या डालूंगा? O2 डालूंगा, और साथ में क्या डालूंगा बेटा? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव। तो होगा क्या? इस Cl के जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। Cl के जगह पे क्या, देखो ना ये X है, तो इस X के जगह पे कौन आया? OH आया है। तो यहाँ पे बेटा इस Cl के जगह पे देखो ये मैग्नीशियम पहले यहाँ पे आएगा तो MgCl बनेगा, बाद में उसके ऊपर O2 डालोगे तो OMgCl बनेगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा? दैट इज Cl का क्या बन जाएगा बेटा? OH बन जाएगा। देखो ना यहाँ पे इसे क्या कहा हमने? फिनॉल ही तो कहा था बेटा। बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3, सामने यहाँ पे क्या हो जाए बेटा? OH। क्या बोलते हैं इसे? मेटाक्रेसॉल, मिथिल फिनॉल, ठीक है। मेटाक्रेसॉल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे आप इसे? मिथिल फिनॉल। तो मैंने इसे क्या कहा था बेटा? मेटाक्रेसॉल कहा था। क्या कहा था? मेटाक्रेसॉल। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? सिंपल रिएक्शन से बेटा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर क्या करो? ऑक्सीजन डाल दो, O2 डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? और फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दो तो क्या बनेगा आपको? फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। अब सिमिलरली जिस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल प्रिपेयर किया है, उसी तरीके से हम बेटा फिनोलिक एसिड से भी बना सकते हैं।
किससे बना सकते हैं? फिनोलिक एसिड से। देखो क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फ्रॉम फिनोलिक एसिड। इधर देखिए बेटा, ये लास्ट प्रिपरेशंस है, बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करने वाले हैं। इधर देखिए आप, नेक्स्ट जो है वो है फ्रॉम दी फिनोलिक एसिड। कौन सा एसिड? फिनोलिक एसिड। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर दी फिनॉल फ्रॉम फिनोलिक एसिड। विच एसिड? बोलो, फिनोलिक एसिड। अब फिनोलिक एसिड क्या होता है? फिनोलिक एसिड होता क्या है? इधर देखिए आप, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग को OH भी जुड़ा हो और बेंजीन रिंग को क्या जुड़ा हो? COOH भी जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? फिनोलिक एसिड। जैसे कि ये फिनोलिक एसिड है या नहीं है? इधर देखिए आप, देखो सबसे पहले तो ये मेरे पास में OH है, ये तो क्या हो गया बेटा? फिनॉल हो गया। ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया। यहां पे जोड़ दिया हमने COOH, अब क्या हो गया? फिनोलिक एसिड। ये क्या हो गया? अभी यहां से फिनोलिक एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा? फिनोलिक एसिड। अब इधर देखिए, इस फिनोलिक एसिड पे डालना है बेटा आपको NaOH और प्लस क्या डालना है बेटा? CaO। क्या डालना है? NaOH प्लस CaO। इसे कहते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते बोलो इसको? दैट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम। अब होता क्या है, सोडा लाइम क्या कर देता है, जैसे ही आपने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे सोडा लाइम डाला बेटा, तो उसमें से CO2 निकल के जाता है। इधर देखिए, जैसे ही हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो यहां से बेटा सोडा लाइम क्या करता है, उसमें से बेटा CO2 को निकाल देता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। देखो होता क्या है, इधर देखिए आप, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बेटा, इधर देखिए, हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया यहां से, ये मेरे पास में COOH है, ये क्या है? COOH। बेटा COOH पे जैसे ही आपने NaOH और प्लस किसके साथ में बोलो? CaO के साथ में। क्या बोलते हैं NaOH और CaO को मिक्सचर को? सोडा लाइम। क्या बोलेंगे आप इसे? सोडा लाइम। तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। अरे डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। यहां से CO2 निकल जाएगा बेटा, देखो ये वाला CO2 निकल गया बाहर। अगर यहां से CO2 निकल गया तो बचा क्या यहां पे? बोलो जरा, यहां पे बचा है R बॉन्ड H और प्लस क्या निकल गया बेटा? CO2 निकल के बाहर। पता है ना आपको, POC है, पैराडॉक्स ऑफ केमिस्ट्री है। जब कभी भी जैसे कि नाइट्रोजन बन सकता है, CO2 बन सकता है, तो बन के निकल के बाहर चले जाएंगे। तो देखो R बॉन्ड H को क्या कहते हैं हम? अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन। तो बेटा आपको इस रिएक्शन में क्या बताना है कि जहां कहीं पे भी COOH होगा, उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? CO2 निकल जाएगा वहां से, ये H यहां पे आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो रे। यहां पे मिलेगा बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? OH। यहां पे COH की जगह पे क्या हो गया? H आ गया, क्योंकि ये CO2 निकल गया यहां से, और प्लस क्या हो गया बेटा? यहां से CO2 निकल गया, तो इसे क्या बोलेंगे आप? फिनॉल। क्या बोलेंगे आप इसे? फिनॉल। इस बात समझ में आ रही है कि आपको क्या हो रहा है करके? जैसे ही आप NaOH CO के साथ में लेते हो, उसे कहते हैं सोडा लाइम। तो बेटा यहां से CO2 निकलता है, और CO2 निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कोई भी फिनोलिक एसिड लीजिए आप, तो COOH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? CH में हो जाएगा। OH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? H में हो जाएगा। आगे सबको समझ में? या एग्जांपल और भी बता दूं? और भी देख लीजिए, कई एग्जांपल हम बता सकते हैं बेटा फिनोलिक एसिड के। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये ले लिया हमने, ये कोई एसिड ले लिया बेटा, यहां पे मेरे पास में फिनॉल है, यहां पे मैंने जोड़ दिया Cl और यहां पे जोड़ दिया बेटा COOH। यहां पे क्या जोड़ दिया? COH। जैसे ही बेटा हम यहां पे क्या करेंगे? NaOH और क्या डालेंगे बेटा? बोलो CaO। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। इधर देखिए आप, क्या बोलेंगे इसे? सोडा लाइम। तो ये COH का बाकी मसाला बेटा एज इट इज रहेगा, सिर्फ COH का कन्वर्शन किस में हो जाएगा? H में हो जाएगा, OH में नहीं होगा। OH तो है ना यहाँ पे, ऑलरेडी क्या है यहाँ पे? OH है। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे? बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा? OH, यहाँ पे हो जाएगा Cl। इसको कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे ये जो COH है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, मतलब CO2 निकल गया यहाँ से, माइनस क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? CO2। इसका क्या मतलब है कि क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अगर आपने कोई भी फिनोलिक एसिड लिया, उसके ऊपर सोडा लाइम अगर आपने डाला, पूछा जाएगा बेटा आपसे कि सोडा लाइम होता क्या है? दैट इज NaOH प्लस CO। 3:1 प्रोपोर्शन में होता है ये जो है ना, ये बेटा 3:1 में होता है, उसी को हम सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। समझ में आया? क्लियर है बेटा? सिंपल रिएक्शन है। बात करें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बड़े आगे अभी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अब बात करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, कि फिनॉल की फिजिकल स्टेट क्या है,
फिनॉल का कलर क्या है, किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा, लेयर टेस्ट क्या होती है, एक्वस लेयर क्या होती है, ऑर्गेनिक लेयर क्या होती है, थोड़ा बात करेंगे उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में। बाद में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है, 4-5 केमिकल रिएक्शंस है, सारी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एसिडिक है, बेसिक है, तो एसिडिक है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, बेसिक है तो कितना ज्यादा बेसिक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। इधर देख लीजिए, अब बात करने वाले हैं हम किसकी, फिनॉल के प्रॉपर्टीज की। सो दैट इज, ध्यान दीजिए इधर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, फिनॉल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनिएगा आप कि फिनॉल क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। सर आपने तो बोला था कि पिंक कलर का होता है करके, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था है ना बेटा। लेकिन जो प्योर जो फिनॉल होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही फिनॉल एयर में आ जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, लाइट पिंक कलर का हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मयूर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन। रख दे उसको इधर, देख पहले, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दी फिनोक्विनोन। अब फिनोक्विनोन कैसे बनता है बात करेंगे इसकी, इधर देख लीजिए। फिनॉल क्या होता है, प्योर फिनॉल इज कलरलेस, कलरलेस सॉलिड। क्या होता है बेटा, इट इज कलरलेस सॉलिड। ये क्या होता है, कलरलेस सॉलिड, बट विच टर्न्स pink, which turns pink when exposed to air and light, when it is, बोलो, when it is exposed to air and light। जैसे ही उसे आपने क्या किया, एयर और लाइट में बेटा क्या किया, एक्सपोज किया। किसको एक्सपोज किया, फिनॉल को, तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। लेकिन प्योर कैसे होता है, वो कलरलेस होता है। तो ये पिंक कलरेशन क्यों हुआ है उसका, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये पूछा जाएगा आपसे कि क्यों होता है करके, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन। क्या बोलेंगे आप, बोलो बेटा, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन बन जाता है उसका। और फिनोक्विनोन बनता कैसे वो भी देख लीजिए जरा आप, कि आप, हमने क्या किया बेटा, फिनॉल ले लिया। अब जैसे ही इस फिनॉल को आप, जो कि कलरलेस था, जो कि क्या था बेटा, कलरलेस था, जैसे ही आपने इसे एयर में या लाइट में क्या किया, आपने एक्सपोज किया, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है, ये कंपाउंड देख लीजिए आप, ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ये वाला कंपाउंड बन जाता है, इसे कहते हैं फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। और ये पिंक कलर का होता है, फिनॉल पिंक कलर का नहीं होता है। समझ में आया क्या आपको बेटा, ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल क्या है बोलो, कलरलेस है। ये क्या है बेटा, कलरलेस, ये क्या है, कलरलेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेटा एयर में आता है तो फिनॉल फिनॉल नहीं रहता है, वो क्या बना देता है, फिनोक्विनोन, या इसे बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। तो हम यहां पे पहले लिख देंगे फिनोक्विनोन, बोलो क्या बोलेंगे इसे, फिनोक्विनोन। तो ये फिनोक्विनोन जो होता है, ये होता है पिंक कलर का। ये कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। समझ में आ रही बात है आपको, मतलब प्योर जो फिनॉल होता है उसका कलर बेटा कलरलेस होता है, लेकिन वो जैसे ही किस में आएगा, एयर और लाइट में आएगा, तो क्या बना देगा, फिनोक्विनोन। तो फिनोक्विनोन कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। तो आपसे पूछा जाएगा कि पिंक कलरेशंस ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन। क्लियर है बात यहाँ पे, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देख लीजिए, ये कलरलेस होता है लेकिन टर्न्स हो जाता है पिंक में, ड्यू टू फॉर्मेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड लाइट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, फिनॉल इज कोरोसिव। फिनॉल क्या होता है बेटा, कोरोसिव होता है। अच्छे से लिख देता हूं, इधर देखिए, फिनॉल क्या होता है बेटा, कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है रे, दे प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स, दे प्रोड्यूस दी ब्लिस्टर ऑन द स्किन। When they touch in the स्किन के टच में जैसे ही आएगा बेटा, ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देगा। आपने देखा होगा वो कोई एक पत्तीदार दरख्त होता है, पेड़ सॉरी पौधा होता है, जैसे ईवी कहते शायद उसे, ईवी कहते उसे। तो वो अगर क्या हो जाए, स्किन को लग जाए तो ब्लिस्टर आ जाते हैं, पता है ना आपको, ब्लिस्टर हो जाते हैं। हम कई बार कहते हैं कि मकड़ी ने काटा है या किसी कीड़े ने काटा है, पता है ना आपको। कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि कई बार मकड़ी ने काटा है या कीड़े ने काटा है, तो इस तरीके से ब्लिस्टर आ जाती है ऊपर। वो ब्लिस्टर दिखा है ना, उसके अंदर पानी पानी रहता है, एकदम स्किन ऊपर आ जाती है, पता है ना आपको। लोगों को लगता है कीड़े ने काटा है, समझ में आ रही बात है आपको। एक बेटा ईवी नाम का प्लांट होता है, अगर वो ईवी नाम का
प्लांट के जो लीव्स है बेटा वो अगर स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लिस्टर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट फिनॉल भी वैसे ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देता है। ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देता है स्किन के ऊपर, छाले, छाले बोलेंगे अपन जिसे ब्लिस्टर, छाले समझता है ना आपको, हाँ ठीक है ना। तो वैसे बेटा क्या हो जाते हैं, स्किन के ऊपर छाले आ जाते हैं, ब्लिस्टर आ जाते हैं, उसे कहते हैं दैट इज कोरेसिव एक्शंस। फिनॉल्स आर कोरेसिव। क्या होता है, कोरोसिव होता है। कोरोसिव के साथ में हाइग्रोस्कोपिक होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक क्या हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। देखो कोरेसिव भी है और क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में लाएंगे आप तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सप्लॉइड हो जाएगा। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, लाइक दैट। उसी तरीके से फिनॉल भी बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है बेटा उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। और वाटर को रिपेल करा तो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं उसे। और वाटर को रिपेल कर रहा है तो उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, लेकिन वाटर को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। समझ में आ रही ना बातें आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखिए, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज 316 केल्विन। कितना मेल्टिंग पॉइंट है इसका बोलो, 316 केल्विन। इधर देखो बेटा कविता, मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 316 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 455 केल्विन। कितना है, 455 केल्विन। देखो मेल्टिंग पॉइंट 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, दिख रहा है आपको, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 150 के आसपास दिख रहा है आपको। अरे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 150 के आसपास है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। समझ में आया ना। तो इस पर से बेटा एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि फिनॉल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया या नहीं आया, अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बेटा बहुत ज्यादा अंतर है ना। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, क्योंकि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बात करेंगे उसकी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोलबिलिटी पे भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये देखो, पहले देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा उसका बोलो, 316 केल्विन, 316 केल्विन। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 455 केल्विन के आसपास है। मतलब है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा रे, ये आपसे बेटा पूछा जाएगा कि बताइए फिनॉल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। बन गया इस तरीके से। समझ में आ रही ना बातें आपको, समझ में आ रहा है ना बेटा। क्या होगा फिर, दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दी हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट बात सुन लीजिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट बात बेटा ये देख लीजिए आप, इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब वाटर में पूरा पूरा नहीं घुलेगा, थोड़ा बहुत घुलेगा। मतलब मैं ऐसे ही लिख देता हूं उसे, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए और नजर भी आए। इधर देखो, अगर हमने क्या लिया बेटा, फिनॉल लिया, क्या लिया, फिनॉल लिया। ये देख लीजिए फिनॉल लिया और प्लस क्या किया बेटा, वाटर लिया। वाटर में जैसे ही फिनॉल लोगे आप तो ये इनसोल्यूबल हो जाएगा। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब वाटर में 1-2% तक घुलेगा। अगर आपने 100 ग्राम फिनॉल लिया तो बेटा 1 से 2 ग्राम तक घुलेगा, बाकी का नहीं घुलेगा। समझ में आ रही है ना। तो इसे कहते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल। क्या बोलेंगे आप इसे, स्पैरिंगली सोल्यूबल। मतलब पूरा घुलेगा क्या, ये नहीं घुलेगा। इधर देखिए बेटा, वाटर में आपने फिनॉल डाला तो घुलेगा या नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने फिनॉल में क्या डाला, इधर देखिए आप, ये फिनॉल है मेरे पास में, जैसे ही बेटा आपने फिनॉल में क्या डाला, NaOH डाला। क्या डाला, NaOH, दैट इज एक्वस NaOH। एक्वस NaOH मतलब NaOH के साथ में वाटर मिक्स, NaOH के साथ में वाटर मिक्स। या फिर ऐसे छोड़िए इसे, अपन ऐसे लिख देते हैं NaOH। जैसे ही NaOH डाला तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग और ये ऊपर O और ये क्या आ जाएगा, Na। देखो ये Na कहां चला जाएगा, यहाँ पे, और ये H और ये OH निकल जाएगा यहां से। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, H2O। तो इसे कहते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने बोला था आपको, बोला था कि नहीं बोला था कि क्या बोलते बेटा इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को वाटर में डालिए आप, ये घुल जाएगा। मजेदार बात है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां से कि बेटा फिनॉल को अगर आप किस में डालोगे, वाटर में डालोगे तो घुलेगा या नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। लेकिन उसी फिनॉल में अगर आपने NaOH डालोगे, अब वाटर में डालोगे तो घुल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आया सबको समझ में। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो फिनॉल होता है वो मॉडरेटली एसिडिक होता है।
इसलिए बेटा वो बेटा वाटर में घुलता नहीं, वाटर की तरह ही एसिडिक होता है, वाटर दोनों सेम बराबरी की कैपेसिटी के क्या हो जाते हैं, एसिड हो जाते हैं, इसलिए बेटा जल्दी नहीं घुलता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस डालते हो तो वो घुल जाता है, जैसे ही आप बेस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? फिनॉल इज सोल्युबल इन वाटर, बट फिनॉल प्लस इज सोल्युबल इन वाटर, इट इज सोल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। हाँ, अगर हम फिनॉल की बात करें यहाँ पे कि फिनॉल्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, लेकिन बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये देखिए यहां से लिख रहा हूं बेटा, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सोल्युबल इन विच सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक नहीं बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लीजिए आप, जैसे कि आप क्या ले लीजिए बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए एक्सेट्रा, इनमें घुलेगा या नहीं घुलेगा, घुलेगा। दोबारा से बताओ क्या, अरे यार इधर देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये फिनॉल है, ये मेरे पास क्या है बेटा, फिनॉल है। देखो बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड क्या है, OH, तो ये क्या है, फिनॉल है। अगर मैं फिनॉल में क्या डालू बेटा, वाटर, तो घुलेगा नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बोलो यहां पे, इनसोल्यूबल, क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। लेकिन जैसे ही मैंने फिनॉल में एक्वस NaOH डाला, बोले तो NaOH के साथ में वाटर डाला, घुलेगा नहीं घुलेगा, घुलेगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। मतलब आप सॉल्यूशन बनेगा तो बताइए फिनॉल वाटर में होगा कि वाटर के बाहर होगा, वाटर में होगा ना, तभी तो घुल रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, आपने बेटा एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में वाटर लिया बेटा, उसमें आपने 2-3 ग्राम 5 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है। इधर देखो बेटा, तो वो NaCl उस वाटर में घुलेगा या नहीं घुलेगा? मतलब NaCl एक्वस लेयर में है कि एक्वस लेयर में नहीं है, एक्वस लेयर में, घुल गया ना उसके अंदर वो। तो बेटा लाइक दैट अभी मुझे बताइए, फिनॉल अगर आपने वाटर में डाला तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, मतलब वो एक्वस लेयर में है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर NaOH डाला तो फिनॉल का सॉल्यूशन बन गया, घुल गया ना वो। मतलब कौन से लेयर में आ गया वो, एक्वस लेयर में आ गया। कौन सी लेयर में आ गया, एक्वस, सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब ये है बेटा कि फिनॉल अब कौन से लेयर में है, एक्वस। पूरा लिख दूं, कह रहे हैं बेटा कौन सी लेयर में है, बोलो एक्वस लेयर में है। कौन सी लेयर में है, एक्वस लेयर में। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? चलिए एक बात और देखिए, मैंने यहां पे ले लिया बेंजीन, बेंजीन लिया, बेंजीन, बताइए फिनॉल बेंजीन में घुलेगा नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। बोले एक्वस लेयर में होगा कि ऑर्गेनिक लेयर में होगा, ऑर्गेनिक लेयर में। अब वाटर कहां लिए यार, बेंजीन में तो घुलेगा, बेंजीन में घुलेगा। बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो बेंजीन में रहेगा ना फिनॉल, तो ऑर्गेनिक लेयर में रहेगा। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिक लेयर में। समझ में आ रहा है ना? आपसे पूछा जाएगा कि फिनॉल को अगर वाटर में डालो तो बताइए एक्वस लेयर में होगा कि ऑर्गेनिक लेयर में होगा, पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए आपको बता रहा हूं, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। मतलब अब फिनॉल कौन सी लेयर में होगा, बोलो ऑर्गेनिक लेयर में होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक लेयर में होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो आपसे बेटा एक सवाल पूछ लूं अभी, समझ में आ रहा है ना? इधर देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आ गया तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप बेटा अपना दिमाग चलाना जानते हो तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नहीं जानते हो तो फिर बेटा मुश्किल है। इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, हमने क्या किया बेटा, मैंने बोला है दिमाग चलाना जानते हो, तो जबान चलाना जानते हो, ये नहीं बोला है आपको, ठीक है? तो जबान नहीं चलाना है बेटा। इधर देखिए आप, पहले आप इसको देखिए कि होता क्या है। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास फिनॉल है, ये क्या है बेटा, फिनॉल है। अगर मैंने इस फिनॉल पे एक्वस NaHCO3 डाल दिया, क्या डाल दिया, एक्वस NaHCO3, बताइए फिनॉल कौन सी लेयर में होगा, ऑर्गेनिक लेयर में होगा या एक्वस लेयर में होगा? बताइए जरा, फिनॉल कौन सी लेयर में होगा, ऑर्गेनिक लेयर में होगा या एक्वस लेयर में होगा? क्यों होगा ऑर्गेनिक लेयर में? कौन ऑर्गेनिक है? कास्टिक सोडा नहीं हो, नहीं, बताइए। ठीक है, आंसर ऑर्गेनिक लेयर है, एक्वस लेयर में। क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ये बेस है, ये क्या है, बेसिक है, लेकिन ये इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि इसके साथ में रिएक्शन कर दे। समझ में आ गई ना बात? NaOH ने क्या किया, रिएक्शंस किया ना उसके साथ, अभी तो बताया यार, ये तो बात बताना चाहता हूं आपको। देखो ना यहाँ पे NaOH रिएक्शन कर गया ना, इसलिए तो हमें वो एक्वस लेयर में मिल रहा था। लेकिन NaHCO3 बेटा फिनॉल के साथ में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है
कि उस बेस को NaCO3 को पूरा पूरा न्यूट्रलाइज कर दे। समझ में आ रही बात है आपको? इसलिए बेटा इसके साथ में उसकी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हमें कौन सी लेयर में मिलेगा? वो ऑर्गेनिक लेयर में मिलेगा। कौन सी लेयर में मिलेगा? ऑर्गेनिक लेयर में मिलेगा। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि बेटा इस पर से दूसरी बात है, कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि देखो NaCO3 भी बेस है और NaOH भी बेस है। फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है लेकिन NaCO3 के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यही तो मतलब निकलता है ना इसका कि बेटा फिनॉल रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ में? NaOH के साथ में, लेकिन NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। यही तो बातें निकल के आ रही है। अगर यही बात है इस वजह से तो बेटा फिनॉल एक्वस NaCO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए बेटा कौन से लेयर में मिल रहा है आपको? ऑर्गेनिक लेयर में मिल रहा है। लेकिन एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, इस वजह से कौन सी लेयर में मिल रहा है? एक्वस लेयर में मिल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि आराम से बोलो दोबारा से। बेटा एक्वस NaOH के साथ में फिनॉल रिएक्शन करता है, इसलिए एक्वस NaOH के साथ में एक्वस लेयर में मिल रहा है, और एक्वस NaCO3 के साथ में फिनॉल रिएक्शन नहीं कर रहा है ओम। तो बेटा इसलिए आपको कौन सी लेयर में मिल रहा है? ऑर्गेनिक लेयर में मिल रहा है। बेटा अगर ये बातें आपको पता है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप उसके साथ में डील कर पाओगे, नहीं अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा हवा भी नहीं आएगी क्वेश्चन की आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया, सोल्युबिलिटी किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा ये भी बता दिया आपको। कोरेसिव एक्शंस होती है, दे प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन द स्किन, ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देता है, और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक समझ में आ रहा है ना? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट से, उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं उसे? हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर है? अभी बड़े आगे चलिए अब बात करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, इधर देखिए, अब देखो दो चार यहां पे मेन 3 केमिकल रिएक्शंस है। 3 केमिकल रिएक्शन में से एक ही केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ इधर देखिए आप, क्योंकि बेटा मैं भी ज्यादा नहीं बोल सकता, आप समझिए इस बात को, और मुझे आप ज्यादा बाकी बातों में आप बाकी बातों के लिए मुझे बोलने में मत लगाइए। ठीक है, चलिए इधर देखिए आप, हाँ चलिए इधर देखिए, केमिकल रिएक्शंस किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, थोड़ा अच्छे लेवल पे बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि कैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, सॉरी प्रीवियस एम्स में पूछा गया था, वो उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, इधर देख लीजिए आप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में मुझे एक बात बताइए, फिनॉल कौन से टाइप की रिएक्शन शो करता है? बताइए, सब्स्टिट्यूशन करता है या एडिशन रिएक्शन करता है? कौन सी रिएक्शन बताता है? न्यूक्लियोफिलिक या फिर रेडिकल? इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों बताता है? क्योंकि मैंने बताया था आपको फिनॉल में का जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, विच एक्टिवेट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस टुवर्ड दी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है बेटा फिनॉल में की ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रीच हो जाती है, तो उस इलेक्ट्रॉन रीच पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर अटैक करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीसीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने वाली है। अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने वाली है इधर देखिए। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है? इधर देखो बेटा, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। क्या करना है हमें? नाइट्रेशन। किसका नाइट्रेशन करना है बोलो? अरे किसका नाइट्रेशन करना है? फिनॉल का। तो उसे कहते हैं बेटा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्या बोलेंगे आप उसे? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, देखो नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। जैसा क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ क्लोरीन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ ब्रोमीन। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड को क्या बोला जाता है? नाइट्रेशन। और रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाएगा? फिर सल्फोनेशन। समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन बोलते हैं बेटा उसको, और रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। अब इस नाइट्रिक एसिड में दो तरह के नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं हम यहाँ पे। पहला बेटा डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। पहला क्या लेंगे बोलो? डाइल्यूट HNO3। या फिर दूसरा क्या लेंगे बोलो? कॉन्सेंट्रेट HNO3। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। लाइक दैट आपकी तरह कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना आपका, डाइल्यूट तो नहीं है बेटा। ठीक है, इधर देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा।
ठीक है, तो दो तरीके के नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे नाइट्रेशन में, पहला है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और दूसरा है बेटा दैट इज कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट HNO3, वाटर इंक्रीज द डाइल्यूशन, ठीक है, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा वाटर नहीं है अभी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घटता है उससे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, उनको समझ में नहीं आ रही बात अभी तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए बेटा नेक्स्ट है डाइल्यूट HNO3 एंड दी कॉन्सेंट्रेट HNO3। दूसरा बेटा दूसरी रिएक्शन देखो सल्फोनेशन है। कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन है। देखो सल्फोनेशन है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड विच इज कॉल्ड एज दी सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन देख लीजिए आप, इसमें दो रिएक्शन है वो भी बताऊंगा आपको, दैट इज रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों के दोनों रिएक्शन बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है बेटा थर्ड रिएक्शन है दैट इज ब्रोमिनेशन। कौन सी होगी? ब्रोमिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है फिनॉल के साथ। तो अगर नाइट्रिक एसिड की एक्शन करोगे तो क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड की एक्शन करोगे तो नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड की एक्शन करोगे तो सल्फोनेशन और ब्रोमीन की एक्शन करोगे तो ब्रोमिनेशन। तो कितनी केमिकल रिएक्शन है? तीन। पहली कौन सी है? नाइट्रेशन। दूसरी कौन सी है? सल्फोनेशन। तीसरी कौन सी है बेटा? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो पहली रिएक्शन डिस्कस करते हैं दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। बस देखिए इधर आप नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल होता क्या है, इधर देखिए आप, व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इधर देखिए बेटा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में दो रिएक्शंस है, एक है रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3 और एक है बेटा रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट HNO3। पहले डाइल्यूट HNO3 की बात करते हैं, बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बाद में कॉन्सेंट्रेट HNO3 की बात करेंगे, ठीक है। इधर देख लीजिए नेक्स्ट है बेटा दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इधर देखिए होता क्या है, जब हम क्या लेते हैं बेटा? डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। क्या लेंगे हम यहां पे? डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इधर देखिए आप, हमने क्या लिया बेटा? फिनॉल लिया। हमने क्या लिया? फिनॉल लिया। ओके, दिस आर द फिनॉल, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज दी फिनॉल। अब ये नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं HO बॉन्ड NO2, अरे सही है ना, HNO3, HO बॉन्ड NO2 विच इज कॉल्ड एज दी HNO3। ये है बेटा डाइल्यूट, ये क्या है बेटा? डाइल्यूट है, ये क्या है? डाइल्यूट है, ठीक है। इधर देख रहे बेटा यहां पे ये HNO3 लिया, लेकिन कैसा लिया बेटा? डाइल्यूट। ये हमने लिया फिनॉल, ये क्या लिया बेटा यहां पे? फिनॉल। तो बताइए कौन से प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन रिच है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अरे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे फिर? दो। एक मिलेगा आपको ऑर्थो प्रोडक्ट, ये वाला देखो, इस फिनॉल को तो बेटा आपने हाथ ही नहीं लगाना है, ऊपर एज इट इज होगा OH। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहां पे? बोलो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अरे सही है ना, यहां पे आएगा NO2, यहां पे क्या आएगा बेटा? NO2। और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बोलो बेटा। अरे दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां से? OH, और यहां पे क्या हो जाएगा? NO2। तो इसे बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन सा फिनॉल? पैरा नाइट्रोफिनॉल। दो प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? कह रहे अरे यार मैं आपको जब रेजोनेंस बताया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि रेजोनेंस के थ्रू बेटा फिनॉल में के दो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एक होती है ऑर्थो पोजीशन, एक होती है पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों पोजीशन पे अटैक करेगा ना। अगर उसने पैरा पोजीशन पे अटैक किया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे किया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यही तो बोल रहा हूं ना आपको मैं। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें सवाल ये है कि ये क्या रहेगा बेटा? मां रहेगा, और ये क्या रहेगा? मी रहेगा। मां का मतलब क्या होता है? मेजर, और ये क्या होता है? माइनर। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है ना, तो रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर हो जाएगा। यहाँ पे ये पास पास है ना, अरे झगड़ेंगे ना ये आपकी तरह, आप कैसे करते हो? तो ये बेटा पास पास है तो क्या करेंगे? अनस्टेबल कराएंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है ना। तो इसको समझ में आता है ना, तो बातें करते हैं तो लाइक दैट बेटा इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। बेटा आपको स्टेबल रहना है, ठीक है। अब चलिए इधर देखिए आपको बात समझ में आ गई। अब बोलेंगे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो दो फिनॉल है, वहां पे दो फिनॉल है, यहाँ पे दो ले लीजिए। चलो भाई दो ले लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए। अब बोलेंगे सर ये दो NO2 तो एक NO2 एक फिनॉल के पास चला गया, दूसरा NO2 दूसरे फिनॉल के पास चला गया, तो ये दो OH का हुआ क्या? अब बताइए, यहां का H निकला होगा ना एक, यहां का दूसरा H निकला होगा। अब दो H और दो OH मिलके क्या बना देंगे? दैट इज ट्वाइस H2। क्या हो जाएगा? ट्वाइस H2, ट्वाइस H2 निकल जाएगा बाहर। अरे नहीं समझ में आया क्या?
बेटा यहाँ पे H था ना रे, ये HOH पहले मॉलिक्यूल का, यहाँ पे दूसरा होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल का HOH, दूसरे मॉलिक्यूल का HOH, मतलब यहाँ पे भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब समझ में आया, 2 NO2 2 फिनॉल के ऊपर अटैक कर दिए तो 2 प्रोडक्ट मिले आपको, और 2 OH और 2 H मिलके 2 H2O बाहर, 2 H2O निकल लिए यहाँ से, ठीक है। इधर देखिए आप, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दी पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, चलिए इधर देखिए आप, इधर देखिए बेटा, अगर आप, ये प्रीवियस एम्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखिए आप, इधर देखिए, मुझे इस इक्वेशन को दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए मैं इस रिएक्शन को दोबारा से लिख रहा हूं। इन दिस रिएक्शंस बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड यहां पे हमने ले लिया HNO3, क्या ले लिया बेटा, HNO3 डाइल्यूट, क्या है, HNO3 डाइल्यूट, ठीक है। यहां पे देखिए आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां पे एक प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, बोलो ना यार, यहां पे क्या होगा, OH, और यहां पे क्या होगा, NO2, और प्लस यहां पे बोलो क्या होगा बेटा, बोलो ना, ये होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आपके लिए बेटा दोबारा से रिएक्शंस लिखी है मैंने, सिर्फ मुझे ये बता देना है कि इस रिएक्शन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। इन दिस रिएक्शन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इन दिस रिएक्शन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको, कोई बात नहीं बेटा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इस रिएक्शन में बस बता दो कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। पहला है NO2, ऑप्शन बी है NO, ऑप्शन सी है NO2 पॉजिटिव, और ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी है दैट इज NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इस रिएक्शंस में। ये एम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस, इसी रिएक्शंस के ऊपर था, इसी रिएक्शंस के ऊपर था बेटा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, NO होगा, NO2 होगा, NO2 प्लस होगा, या फिर NO प्लस होगा, क्या हो जाएगा आंसर, C होगा या A होगा। इसका आंसर है बेटा, दैट इज आंसर इज डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आंसर किस किस का डी आया है, क्यों आया डी बताइए आप, हाँ बोलो ना, थोड़ा आप सोच पा रहे हो कि उस डायरेक्शन से तो समझ में आता है, फिर बोलो क्या क्यों आएगा डी, डी आंसर है उसका। किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, फिनॉल के साथ में जो है बेटा NO प्लस रिएक्ट करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये NO प्लस बनता कैसे। इधर देखिए आप, मैं बताता हूं आपको, दोबारा से देखो आप, इधर देखो आप, समझ में आ जाएगा आपको। इसका आंसर बेटा NO प्लस क्यों है। इधर होता क्या है, इधर देखिए रिएक्शन ऐसे हुई ना, इधर देखो हमारे पास क्या था, ये OH, बेंजीन रिंग OH विच इज कॉल्ड एज दी फिनॉल। अब इधर देखिए ये हमने क्या लिया, बोलो यहां से HNO3, ये क्या है HNO3। अब मुझे एक बात बताइए, फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन भर भर के है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है ना। जब हमने रेजोनेंस के थ्रू बताया था तो आपको पता है ना कि 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ठहरे थे, 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रुके थे ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब फिनॉल इलेक्ट्रॉन रिच है। अरे समझ में आया या नहीं आया, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं बेटा उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे HNO3 बेटा किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उन्हें कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इधर देखो, ये आपको बात समझ में आ गई क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रीच है करके, अगर इलेक्ट्रॉन रीच है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, समझ में आ रही बात है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है तो फिनोकिनोन बना देता है। क्या बना देगा, फिनोकिनोन। अरे बोला कि नहीं बोला मैंने अभी, अरे यार फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा एयर और लाइट के प्रेजेंस में या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, बोलो पिंक कलर का फिनोकिनोन बना देगा। क्या बना देगा,
फिनोक्विनोन, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, HNO3 था ना वो, ये क्या था HNO3, तो ये क्या बना देगा HNO2, क्या बना देगा HNO2। समझ में आया है नहीं आया? ये नाइट्रिक एसिड था, वो क्या बन गया नाइट्रस एसिड। ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया, ये बना दिया, और ये क्या हो गया बेटा रिड्यूस हो गया। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना वो रिड्यूस होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइज। फिनॉल ऑक्सीडाइज हो गया और HNO3 क्या हो गया बेटा यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब ये जो है HNO2 जो है नाइट्रस एसिड है, क्या करता है इधर देखिए आप, ये जो नाइट्रस एसिड है बेटा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना HO बॉन्ड NO, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहां पे एसिड आया H प्लस, क्या आ गया H प्लस आ गया। H प्लस किसको लेके जाएगा रे, OH को लेके जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। H प्लस जो है वो किसको लेके जाएगा OH को, तो बोलो क्या निकला यहां से H2O, बचा क्या यहां पे बोलो NO प्लस, क्या बचा NO प्लस। मुझे एक बात बताइए OH जो है इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना बेटा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधा बेटे ये H प्लस और ये OH माइनस, बचा क्या यहाँ पे NO प्लस, तो देखो यहाँ पे बना दैट इज NO प्लस। इसे कहते हैं बेटा नाइट्रोसोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं बोलो नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बोलेंगे आप इसे नाइट्रोसोनियम आयन। समझ में आ रही है बात आपको। और ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब 10 डिग्री के आसपास एग्जिस्ट करेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए बेटा इस रिएक्शन में दिया गया था लो टेम्परेचर, क्या दिया गया था लो टेम्परेचर। ये बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि लो टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये एग्जिस्ट करेगा तो ये फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा, तो देखो अगर ये फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा तो कैसे होगा, ये फिनॉल के ऊपर देखो ये कैसे बना, समझ में आया कि सबको ये नाइट्रोसोनियम बेटा कैसे बना, समझ में आया ना। क्योंकि बेटा नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो थोड़े बहुत फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा ना वो, जो थोड़ा बहुत फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो HNO3 रिड्यूस हो जाएगा, तो HNO3 रिड्यूस हो जाएगा तो HNO2 बनेगा ना, और HNO2 जैसे ही एसिडिक मीडियम में आ जाएगा बेटा NO प्लस बना देगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं नाइट्रोसोनियम। अब ये नाइट्रोसोनियम अनस्टेबल है, ये अटैक करेगा फिनॉल के ऊपर, ये फिनॉल के ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा इधर देख लीजिए आप, ये जैसे ही फिनॉल के ऊपर बेटा क्या करेगा अटैक करेगा, तो ये अटैक करता है कौन सी पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे। जैसे ही ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो बोलो क्या मिलेगा, बोलो रे यार बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH नीचे बॉन्ड NO, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा NO। इसे कहते हैं बेटा प्यारा नाइट्रोसोफिनॉल, क्या बोलेंगे प्यारा नाइट्रोसोफिनॉल, ये मिलेगा आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्यारा नाइट्रोसोफिनॉल। क्योंकि NO2 ने अटैक नहीं किया है ना, किसने अटैक किया है NO प्लस ने, तो NO प्लस यहाँ पे गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, तो ये NO प्लस यहाँ पे जाएगा ना, ऑर्थो की बजाय यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है पैरा मिलता है, क्या मिलता है पैरा। अब आगे क्या होता है पता है आगे, हाँ बोलो, हाँ लेकिन मैकेनिज्म ये होता है रिएक्शन ये इसके ऐसी जाती है, सुनिए ना आगे, आगे क्या होता है बेटा नेक्स्ट देखो HNO3 आया, नेक्स्ट क्या आ गया HNO3 आ गया। अब सुनो ना आगे, ये आ गया यहां से HNO3, अब ये HNO3 में का एक ऑक्सीजन यहां पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा NO का NO2 हो जाएगा, अरे NO का क्या हो जाएगा NO2। चलो बोलो फिर क्या मिलेगा बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा NO2। अब ये HNO3 में से एक ऑक्सीजन चला गया तो बचा क्या HNO2, क्या बचा यहाँ पे HNO2। अब ये HNO2 फिर से टूटेगा NO प्लस में, फिर से फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा, फिर से पैरा नाइट्रोसोम फिनॉल मिलेगा, फिर से HNO3 आएगा, फिर से क्या बनाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गया, ये बन गया यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका, जो रिएक्शन में मैंने बताया था। आपको बात समझ में आ रही है क्या बेटा, लो टेम्परेचर पे बिलो 10 डिग्री सेल्सियस तो इंटरमीडिएट वहां पे क्या हो जाता है NO प्लस हो जाता है, इसलिए वो अटैक करता है। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे 15-20 डिग्री सेल्सियस पे NO2 एग्जिस्ट करता है। समझ में आया। तो यहां पे रिएक्शंस में आपको बेटा यहां पे मेंशन था लो टेम्परेचर, यहां पे क्या मेंशन था लो टेम्परेचर। अरे समझ में आया है नहीं आया, आ गया सबको समझ में, पूरा मैकेनिज्म बताया आपको कि नहीं समझ में आया। अरे समझ में आया क्या, देखो इस रिएक्शन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या मिल रहा है आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल रहे हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या है बेटा मेजर प्रोडक्ट है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है बेटा माइनर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट। और इसमें इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 नहीं होता है NO प्लस होता है। क्या होता है NO प्लस। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाता है NO प्लस हो जाता है। ठीक है समझ में आया, क्लियर है अभी सबको बातें। इसके बाद में नेक्स्ट है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, वो कल के लेक्चर में देखेंगे अपन। ठीक है बंद कर दो इसको।